वेलकम दोस्तों, मैं अनूप चौरसिया आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। अक्सर लोग होता क्या है कि एक एक चैप्टर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी का और दूसरा आपका हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं क्रमचय और संचय। दोस्तों, इसमें अक्सर होता ये है कि बच्चे अक्सर इसको पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। मतलब जैसे आज तो पढ़ा, कल भूल जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। दोस्तों देखिए, जो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो भूलने को मतलब इसमें इतना सीरियसली इसको मत लिया करो कि इसको रटना है ये वो। मैथ्स को रटते नहीं है, बस एक तो प्रैक्टिस करना होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मैथ्स आएगी। ठीक है, चलिए हम बताते हैं फिर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता और इसका अगर दूसरी अगर हम बात करें अपनी सिंपल लैंग्वेज में तो उसको हम बोलते हैं संभावना। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ रखा है लेकिन अभी उसका मतलब नहीं समझते हैं। जैसे आपने फार्मूला पढ़ रखा है पी इक्वल टू एन ई अपान एन एस। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एन ई होता क्या है, एन एस क्या है और ये जो पी आपने लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एन ई जानेंगे और एन एस के बारे में, और ये पी क्या होता है। ठीक है, पहले इसके डिफिनीशन को हम जानेंगे क्या होता है इसके बारे में, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। अब जिसमें आप देखिए यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे आपका पहला हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है यदृच्छया। थोड़ी हिंदी टफ है इसकी, लेकिन यदृच्छया प्रयोग इसको बोलते हैं हिंदी में ऐसे। ठीक है, अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इसके पहले यहां पे मैं बताऊंगा फिर इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसके निश्चित रिजल्ट मतलब परिणाम नहीं होते हैं, मीन्स इनके परिणामों के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। की जा सकती है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें, इसको हम किस सिंबल से इसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अवयवों को जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनके
अवयवों का मतलब एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है, अवयवों को NE से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए समझा रहा हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। जैसे एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे सिक्कों का उछालना, ठीक है, सिक्के को उछालना, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पासे को फेंकना, पासे का फेंकना, ठीक है, पासे का फेंकना, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से कोई पत्ता निकालना। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम यादृच्छिक प्रयोग की बात करें, इसका जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसका मतलब ये होता है जैसे आपने कोई सिक्का लिया, ठीक है, एक सिक्का हमने ले लिया और एक सिक्के के अंदर आपको हेड मिलता है और टेल मिलता है। अगर हम उसको उछालते हैं तो क्या हम उसको निश्चित कोई भविष्यवाणी मतलब कर सकते हैं क्या कि हेड ही आएगा? जरूरी तो नहीं है, मतलब वहां पे टेल भी तो हो सकता है। तो बस इसका मतलब यही होता है। अब देखिए अगर हम पांचे को फेंकेंगे तो जरूरी कि हम बोल दें कि 4 अंक आएगा, मान लो 6 आ गया तो ठीक है। उसी तरह हम ताश की गड्डी है, अब ताश की गड्डी जरूरी कि एक का निकले, कोई भी नंबर निकल सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, इसको मतलब इतना टफ नहीं लेना है, ठीक है। इसको बस पढ़िए और थोड़ा अपने मन में सोचिए क्या है, ठीक है, हो जाएगा, कुछ मतलब कठिन नहीं है। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एनई की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं एनएस की। तो एनएस को अगर हम हिंदी की बात करें, उसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। वैसे हिंदी थोड़ी टफ है लेकिन ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। सैंपल स्पेस, इसकी हिंदी होती है समष्टि। ये पहले प्रतिदर्श होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। देखिए जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त अवयवों का एक समूह जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब ये क्या होता है फिर से हम बता रहे हैं, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त अवयवों के समूह या सेट, ठीक है, कि सेट को सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते
हैं, लेकिन इनके अवयवों को NS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस मतलब प्रदर्शित समष्टि में अवयवों की संख्या बताओ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम S बराबर लिख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, एक सिक्के में क्या क्या होता है? एक हेड होता है और एक टेल होता है। जितने सिक्के उछाले जाएंगे उतने यहाँ पे आपको राइट करना होगा। ठीक है, अगर एक सिक्का उछाला है तो हेड होगा और टेल होगा, उसे हम एस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसके लिखा है ना कि सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, अगर अवयवों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप एन एस निकालिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 टोटल, मतलब टोटल आपकी यहाँ पे दो घटनाएं हुई हैं, हेड या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो टोटल आपका एनएस क्या हो गया, 2। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज दैट इसी में बता रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि अगर यहाँ पे आपके दो सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बताओ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम दो सिक्कों की बात कर रहे हैं तो या तो आपका हेड हेड आएगा, या फिर आपका टेल टेल आएगा, या फिर आपका हेड और टेल आएगा, या फिर टेल और हेड आएगा। अब देखिए यहाँ पे एस बराबर टोटल इतनी घटनाएं घट सकती हैं, मतलब हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, तो टेल और हेड आएगा। तो टोटल यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, यानी आपका 4 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मान लेते हैं 3 सिक्के उछालेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो 3, अगर 3 सिक्के उछाल रहे हैं, या तो तीनों सिक्के आपके हेड आ जाएंगे, या तीनों सिक्के आपके टेल टेल आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका एक हेड आएगा और दो टेल आ जाएंगे, या फिर एक आपका टेल आएगा, दो आपके हेड आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका दोनों हेड आ जाएंगे, एक टेल आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपका हेड टेल हेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपका टेल हेड टेल आ जाएगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है अभी। ठीक है, एक और बचा हुआ है यहाँ पे, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हो गया, और टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, हाँ अभी एक बचा है आपका, या फिर टेल टेल हेड आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कोई मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका जो यहाँ पे आपका एनएस आएगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब जैसे आप लोग यहाँ पे 3 सिक्के चलिए, 3 सिक्के पे आपने को निकाल लिया, अगर हम यहाँ पे करते हैं 4 सिक्के 5, तो कैसे आप निकालोगे? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान पे दीजिए। ठीक है, वो हम बता रहे हैं आपको, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं पहले। ठीक है,
अगर हम बोल दें n सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहां से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने अभी बताया था कि अगर एक सिक्को को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या बताओ। ठीक है, अगर यहाँ पे चलिए हम रखते हैं n बराबर 1 रखते हैं, तो आप देख सकते हो 2 की पावर 1 बराबर 2, आपका डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो 2। अगर यहाँ पे अगर हम बोल दें कि 2 सिक्कों को उछालने पर, तो यानी n बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2, यानी टोटल आपकी 4 हो जाएगा। अगर 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हम 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल आपका 8। तो यहां से आप डायरेक्टली बहुत इजी, मतलब इसको अगर याद कर लोगे ना तो वो सारा झाम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो समझाने के लिए था कि मतलब अगर आप बेसिक अगर जानोगे तो फार्मूले तो वहीं से बन के आते हैं। अगर बेसिक आपको पता है ना तो सारी ट्रिक व्रिक सब वहीं से बन के आती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, एक पासा, जिसे हम बोलते हैं डाइस। ठीक है, एक पासा को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए एक डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो उसमें विषम अंक आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए s बराबर आपको लिखना पड़ेगा, एक पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और आपका हो गया 6। ठीक है, एक पासे में आपके 6 अंक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ns, तो अभी हमने बताया था टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका s आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट की, ई की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विषम अंक आने की प्रायिकता, और विषम अंक क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, जो मतलब 2 से नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे विषम अंक आपका एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और कुछ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो 1 3 5, तो इसको लिख लीजिए आप 1 3 और 5। ठीक है, अब इसी तरह जैसे इसमें हमने ns निकाला था, इसमें आप ne निकाल लीजिए, तो टोटल कितनी हो गया 1 2 3। अभी मैंने आपको सबसे पहले ही फार्मूला बताया था कि PE इक्वल टू NE अपान NS। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बात और, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन डायरेक्ट बताओ, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तथा सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या के अनुपात को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप NE का मान आपका है 3, ठीक है, तो हमने 3 रख दिया, और NS का मान कितना है 6 रख दिया, इसको काटिए आप, तो यहां पे आपका आ गया 1/2। इसका आंसर आपका आ गया PE इक्वल टू 1/2। और हाँ दोस्तों, एक बात और,
हमेशा एक बात याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी में जितने भी आपके आंसर आएंगे वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा एक से अंदर होगा। जैसे इसका आंसर आया 1/2, ये एक का आधा होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो एक आएगी और जो आपकी मिनिमम आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, इसी के बीच में ही होगा, कभी भी एक से ऊपर आंसर कभी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी। और आगे समझिए वो आपका क्वेश्चन गलत है। कोई दूसरा क्वेश्चन है, जैसे किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को फेंकने पर क्या ले लें, चलिए ठीक है, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, किसी पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इस, जैसा कि आपको पता है कि पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो यहां से आप NH कितना हो गया, 6 हो गया। अब E आपको निकालना है, तो यहां से क्या बोला आपको, 3 से बड़ा अंक। तो 3 से बड़े अंक कितने हैं, 4, 5, 6। रटना कुछ भी नहीं और समझना है, बाकी बहुत सरल इसमें। तो यहां से आप NE कितना हो गया, 1, 2, 3, टोटल 3 ही नंबर तो है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस फार्मूला लगा दीजिए, P = NE/NS। ठीक है, तो आपका NE कितना था, 3 और NS था आपका 6। इसको अगर काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यही आपका आंसर, आप देख सकते हो इसका भी आंसर 1/2 आया, एक से ऊपर नहीं आ रहा है। चलिए एक फार्मूला और नोट कर लीजिए आप। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE है, तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपकी P है, तो अगर क्वेश्चन आपका दे दी जाए कि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता इतना है, तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो इसका फार्मूला आपका होता है PE, इसको हम डैश यहां पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, PE डैश, नहीं तो दोनों एक ही हो जाएगा, आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो PE = 1 - P, मतलब आपको 1 से बस इसको घटा देना है, बस आपका आंसर हो जाए। इसको अगर इस साइड लेते हैं हम, तो PE' + PE
इक्वल टू 1। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे मतलब घटना की जो प्रायिकता आपको दे रखेगी मतलब दे रखा होगा और घटना के जो ना घटित होने के आप जो निकालोगे अगर उसको आपस में ऐड करोगे तो आपको 1 के बराबर आपको मिल जाएगा। अगर 1 के बराबर नहीं मिल रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी रखी है मतलब 3/5। ठीक है, तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता आपको फार्मूला यहां से बता दिया गया है कि पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो यहां से हम निकाल सकते हो 1 माइनस, अब घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखा है पी इक्वल टू 3/5। इसको आप घटाओगे तो 5 माइनस 3 यानी 5 इधर आ जाएगा, 3/5 इसका आ जाएगा आंसर 2/5। ठीक है, अगर आप इसको ऐड भी करो तो 1 आ जाएगा, आप जोड़ सकते हो। तो इसका जो आंसर है 2/5 यही आपका आंसर। आप देख सकते हो अगर इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो 0.4 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। 1 से ज़्यादा अगर आपका आंसर आ गया तो गलत ही समझो, 1 से कम ही होगा हमेशा। दो कॉन्सेप्ट और हैं उनको भी लिख लो। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपका ऐसे कोई दे रखा होगा कि अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात का आपका रेशियो दे रखा होगा A/B। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आपका बन के आएगा वो आपका बनेगा A/A+B। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वो यहाँ पे जहाँ पे A लिखा हुआ है यहाँ पे आप B रख देते हो, तो B नहीं रखना। याद रखिए जो रेशियो आपका जैसे यहाँ पे 3 और 5 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3, अगर A का मान 3 है तो 3 ही रखना है, तभी आपको क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा अगर हम अनुकूल तो हो गया ना, अगर हम बात करें प्रतिकूल की, प्रतिकूल संयोगानुपात की। ठीक है, प्रतिकूल संयोगानुपात की बात करें तो बस इसका जस्ट उल्टा B/A+B। आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पे अगर B की वैल्यू आप रख दोगे ना डायरेक्ट ही बन जाएगा आपका प्रतिकूल, इसीलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसको मतलब कंफ्यूज है लेकिन कुछ है नहीं, बस पढ़ लीजिए एक बार बस। चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कौन सा, एक बॉक्स में 6 लाल गेंद, 5 आपकी हरी गेंद और हाँ 7 रख दे। ठीक है, 7 पीली गेंद है।
7 पीली गेंद है। ठीक है, तो बॉक्स मतलब यही वाला। ठीक है, तो बॉक्स से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो कि s बराबर कितना दे रखा है आपको, 6, 5, 7, यानी 6 गेंदें आपकी, 5 गेंदें हो गई और 7 गेंदें हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें NS की तो टोटल कितनी बॉल हो गई, 6, 5, 11, 11, 7, 18। ठीक है, अब बात करें अगर हम E की, इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, NE, क्योंकि कोई वैसे भी वैसे डायरेक्ट ही आ जाएगा कि लाल गेंद निकालने की आपको प्रायिकता बतानी है। आप देख सकते हो कि लाल गेंद टोटल यहाँ पे कितनी है, 6 है, तो ये आपको हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहां से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो NE/NS। तो आपका NE आया आपका 6 और टोटल कितना हो गया NS 18। इसको अगर हम काट देंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 1/3। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिए लेकिन। ठीक है, ओके, थैंक यू।